हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम के हम बोर्ड लेवल के सारे टॉपिक्स को इस एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। नोट्स वगैरह साथ के साथ में यहाँ पे डाल दूंगी, तो वहां से अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये मोस्टली बोर्ड्स के लिए है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला मटेरियल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। एटम के बारे में सबसे पहले जो डॉल्टन साइंटिस्ट थे, डॉल्टन ने क्या कहा था कि एटम ही सबसे सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। उसने कहा कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। बट उसके कुछ टाइम बाद 1897 के अंदर 1897 में जे जे थॉम्सन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, तो ये वाला पॉइंट हो गया गलत। क्योंकि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एटम इनडिविजिबल तो नहीं है। क्योंकि डॉल्टन ने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि डिविजिबल नहीं है, जो इनडिविजिबल है, मीन्स जिसको हम और फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ ही नहीं सकते। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, ये बात डॉल्टन ने कही थी। लेकिन 1897 में जब जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, तो वहां से पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल निकल गया एटम से भी। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। वैसे तो इससे स्मॉल पार्टिकल भी है, क्वार्क्स वगैरह, बट जो इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट करता है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जब 1897 के अंदर जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, फिर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बट फिर एटम दिखता कैसे होगा? क्योंकि अगर मैं इसकी निब भी लूं, पेन की निब, तो इसमें भी मिलियंस में एटम प्रेजेंट है। तो जो चीज को हम बेयर आइज से देख ही नहीं सकते, उसकी स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी किया होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताने के लिए अब जे थॉम्सन ने 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो इन्होंने ही एटम का फर्स्ट मॉडल दिया। और जो इन्होंने मॉडल दिया था उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो नहीं था, वो उन्होंने ऐसे ही जैसे कुछ नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल्स उठा के एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जैसे कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है वाटरमेलन, तो जे थॉम्सन सर ने कहा कि ये जो वाटरमेलन है, इसके अंदर जो रेड पार्ट है वो दिखाता है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके सीड्स हैं वो दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह प्लम पुडिंग मॉडल की, जैसे हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं ना, उसी तरह जो हलवा हो गया मींस पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके ड्राई फ्रूट्स हो गए वो हो गए नेगेटिव चार्ज। तो जे थॉम्सन सर का ये जो मॉडल था, इसमें उन्होंने कहा था कि सिंपल है, सिंपल चीजों से उठा के रखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा, उस टाइम पे ना तो प्रोटॉन के बारे में पता था ना न्यूट्रॉन के बारे में पता था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था। अब एटम है न्यूट्रल, ये पता है कि एटम न्यूट्रल है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है कुछ पॉजिटिव भी होगा, तो वहां से कंक्लूजन निकल गया कि इसका मतलब कि वहां पे कुछ पॉजिटिव मटेरियल भी है। और वो पॉजिटिव मटेरियल जे थॉम्सन ने रेड पार्ट और अपना हलवे के एग्जाम्पल से शो कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है, एटम का साइज होगा 10⁻10 मीटर, और इसके मॉडल को हम बोलेंगे प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर हम बोलेंगे वाटरमेलन मॉडल। वैसे बेसिक नाम इसका यही है, एक तो जे थॉम्सन मॉडल और एक प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या होगी? जो रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट, सॉरी जे थॉम्सन का ये एक्सपेरिमेंट है, इसकी लिमिटेशंस है कि जब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लार्ज एंगल पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए थे। ठीक है, अब इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, पहले नेक्स्ट टॉपिक समझ के फिर वापस आ सकते हो। वैसे देख लो बस कि जब लार्ज अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे, उन पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था कि क्यों अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पे स्कैटर हुए। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो हमने स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्जर्व की हाइड्रोजन और दूसरे एटम्स के अंदर भी, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, तो ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उनका रीजन क्या है?
क्योंकि अगर वाटरमेलन मॉडल है तो इनका रीजन भी तो होना चाहिए, बट जे थॉम्सन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसीलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक इनिशिएशन दी है, बट फिर भी इसमें ये लिमिटेशन थी, ये तो बस वैसे मॉडल था, इसलिए अब इसको फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो देखो जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोलते हैं, ये गीगर और मार्सडन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि गीगर और मार्सडन जो साइंटिस्ट थे उनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने ये मॉडल दिया था 1911 के अंदर। ठीक है, 1911 में, और इन्होंने इस मॉडल के अंदर किस चीज की डिस्कवरी की थी, वो की थी न्यूक्लियस के बारे में। किस चीज के बारे में डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब इस मॉडल के अंदर इन्होंने सबसे पहले ली एक लेड कैविटी। लेड ही कैविटी क्यों ली? क्योंकि लेड सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लेड यूज कर रहे हैं। उसके अंदर ये तो क्या, सिंपल लेड कैविटी। डायग्राम्स बना रही हूं क्योंकि ताकि याद हो जाए साथ के साथ। इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस कर दिया जो कि है बिस्मिथ। 83 इसका एटॉमिक नंबर है, 214 इसका मास नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिस्मिथ का रेडियो एक्टिव सोर्स। और ये किस चीज का सोर्स है? अल्फा पार्टिकल का। यहां से अल्फा रेज निकलेंगे। अल्फा रेज एक तरह से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। अब ये पार्टिकल निकलने के बाद इधर उधर भागेंगे, तो इनको एक सीधी लाइन में रखने के लिए, जैसे स्कूल के अंदर पीटी का काम होता है, तो इसी तरह यहाँ पे पीटी का काम कौन कर रहा है? ये लेड कोलीमेटर। 2 स्लिट यूज कर लिए यहाँ पे। ये क्या है? लेड कोलीमेटर। और इसका काम क्या होता है? अल्फा पार्टिकल को सीधा गोल्ड फॉइल तक लेके जाना। अब यहाँ पे जो है ये हमारी गोल्ड फॉइल है। ये क्या हो गई? गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल है, इसकी थिकनेस होती है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। एक तरह से गोल्ड फॉइल क्या है? जैसे अगर मैं बोल दूं ये मार्कर है, ये एटम है। ठीक है, एक एटम एक एटम एक एटम। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि एक एटम के नीचे दूसरे एटम की लेयर है। सिंपल एक एक एटम्स की लेयर इस तरीके से और एक एक एटम्स की लेयर इस तरीके से। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह से एटम्स की सिर्फ एक एक एटम की लेयर है। ये इतनी थिन फॉइल है, इतनी बिल्कुल पतली सी फॉइल इन्होंने यूज किया गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 79। याद रखना है क्योंकि यूज होगा कैलकुलेशन में। तो 79 ये गोल्ड फॉइल हमने यूज कर लिया। अब यहां से अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करने वाले, इस पे अटैक करने वाले, इसके एटम्स के साथ कोलिजन करने वाले। अब कोलिजन करने के बाद कहां जाएंगे? एटम के अंदर से निकल के जाएंगे, किस डायरेक्शन में गए, कितने एंगल पे गए, तो उसको स्टडी करने के लिए यहां पे रख दी गई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, यहां पे जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन रख दी गई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, और साथ में एक डिटेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर। जो ये डिटेक्टर है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ऐसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ। ठीक है, अब यहां से जो ये अल्फा पार्टिकल की रेज आई, ठीक है, मोस्टली पार्टिकल 99% पार्टिकल तो क्या होंगे? बिल्कुल सीधा जाएंगे। और यहाँ पे अब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिलेंगे, मतलब एकदम से थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देगी, जिसको हम ब्राइट स्पॉट या फिर सिंटिलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा कि जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ठीक है, तो यहां से इन्होंने देखा कि बहुत मोस्टली पार्टिकल तो सीधा ही चले गए हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधा ना जाके किसी पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो
जो पार्टिकल बिल्कुल सीधा चले गए हैं, सबसे फर्स्ट पार्टिकल की मोस्ट ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक स्ट्रेट टू जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर, एटम हैज मोस्टली वैकेंट स्पेस कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है। क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूं यहां से मेरी फिंगर के अंदर से ये मार्कर बिल्कुल सीधा गया बिना डिफ्लेक्ट हुए, दैट मीन्स इसमें फिंगर्स के बीच में स्पेस था, तभी तो ये सीधा गया। क्योंकि अगर ऐसे जाता तो ये थोड़ा सा बेंट होके जाता, लेकिन हमने कहा इसमें स्पेस है तो ऐसे चला गया। अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे, मोस्टली अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स एटम्स में बहुत सारा खाली स्पेस है। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखा दिया कि गोल्ड फॉइल के अंदर से एटम्स गए और मोस्टली सीधा जाके यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक कर गए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि 0.14%, ये जिसको डाटा ना भी याद रखना, क्योंकि कई बुक्स में ये डाटा वेरी कर जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स थोड़ा बहुत 1 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो थोड़ा सा डेविएट हो गए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पार्टिकल डेविएट हो गए, ठीक है। बट हमने देखा कि वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल, अगर 8000 अल्फा पार्टिकल को हम स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल विच डेविएट मोर देन 90 डिग्री, जो ये हो गया 90 का एंगल, ठीक है। इससे ज्यादा एंगल पे अब डिटेक्टर को यहां पे ले आओ और मेजर करो, यहां से देखो ये एंगल क्या हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है, देखो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। जो अल्फा पार्टिकल होगा, अल्फा होगा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जो हीलियम एटम है उसके न्यूक्लियस को हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हीलियम, ठीक है। ये इसका एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी है, और 4 - 2 क्या हो गए, इसमें न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिवॉल्व कर रही हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब एक तरह से हीलियम इतना स्पेशल इंसान है, जैसे वो होते हैं ना अमीरों के कुत्तों के भी नाम होते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। वैसे एग्जाम्पल है कि एटम के न्यूक्लियस का भी नाम है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस का भी नाम है, और हीलियम एटम के न्यूक्लियस का नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जिसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं बात करूं अल्फा पे चार्ज की, तो चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन का 2e, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है। और मास कितना है, मास हो गया 4m, क्योंकि जो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग सेम होता है, इसलिए अगर मैं एक प्रोटॉन के मास को m बोल दूं तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2m, 2 न्यूट्रॉन 2m, तो 4m इसका मास हो गया। ये भी याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हीलियम पे जो, सॉरी अल्फा पार्टिकल पे जो ये अल्फा पार्टिकल आ रही है, इन पे मास है 4m, ठीक है, जो कि
अगर मैं बात करूं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन होता है, अगर उस टाइम पे देखो न्यूक्लियस वगैरह के बारे में नहीं पता था, प्रोटॉन के बारे में भी नहीं पता था, उस टाइम पे हमें पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो एक तरह से अगर दिमाग लगाएं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके इतने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि न्यूक्लियस वगैरह कुछ होता है, उस टाइम पे तो तरबूज के बारे में हमें पता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी है, कितना भारी होता है 7000 टाइम्स, 7000 गुना ज्यादा हैवियर होता है अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे डेविएट कैसे कर दिया इलेक्ट्रॉन ने उसको, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये डेविएशन हुआ नहीं है, तो ये डेविएशन किया किसने, यहां से कंफ्यूजन शुरू हुई कि अगर सारे पार्टिकल मोस्टली पार्टिकल स्ट्रेट गए हैं, अगर 99.9% पार्टिकल स्ट्रेट गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाली स्पेस ज्यादा है, पॉजिटिव, जैसे तरबूज के रेड पार्ट की तरह जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे नहीं फैला हुआ है, अगर ऐसे फैला होता तो पार्टिकल सीधे नहीं जाते। तो ये तो क्लियर हो गया कि वो सारा रेड पार्ट पॉजिटिव नहीं है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन भी इनको डेविएट नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहां से ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुई। और लास्ट का ये जो पॉइंट है, यहां से फोर्थ पॉइंट यहां से ये देंगे कि जितने भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वहां से एक या फिर मैक्सिमम 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे, 1 अल्फा, ओवरऑल जितने भी पार्टिकल यूज कर रहे हैं उनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री कैसे, अल्फा ऐसे गए वापिस से इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक करके, मीन्स वापिस से पीछे आ गया, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको हम इलास्टिक कोलिजन के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यहां से जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम के साथ स्ट्राइक करेगा, कोलिजन करेगा, तो वो कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो 1 अल्फा पार्टिकल जब 180 डिग्री के एंगल पे डेविएट हो गया तो यहां से कंक्लूजन हुआ और यहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, ठीक है। ये वाला सारा रब कर दो, देखो यहां से ये जो लास्ट का पॉइंट है कि एक अल्फा पार्टिकल उसको ऐसा क्या दिख गया कि वो बिल्कुल बाउंस बैक कर गया, तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होगी ना अल्फा पार्टिकल के आगे। तो यहां पे फिर कंक्लूजन क्या निकाला, यहां से इसका कंक्लूड कैसे किया कि मोस्टली पॉजिटिव चार्ज, या फिर इंटायर लगा सकते हो, इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्टली पॉजिटिव चार्ज, mostly mass is located in a tiny central core of atom, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सारा का सारा, लगभग नहीं, सारा पॉजिटिव चार्ज और मोस्टली मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नहीं इंक्लूड हुए ना उसमें, तो मोस्टली मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एटम की एक छोटी सी सेंट्रल कोर के अंदर लाई करता है, ठीक है, जिसका नाम आगे जाके पड़ा न्यूक्लियस। जब इन्होंने ये सारी चीजें बताई तो उस टाइम पे ये दोनों पॉइंट्स को भी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते थे कि मोस्टली या फिर कंप्लीटली या फिर ये न्यूक्लियस होगा, क्योंकि वहां पे जैसे आज के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा ऐसे क्लियर नहीं है साइंस की टर्म में कि एलियंस वगैरह होते हैं, कहाँ होते हैं, वो बस हमारी थ्योरीज है, अजम्पशंस है, या फिर डीप स्टडी, कहीं सीक्रेट स्टडी चल रही है, वो चीजें अलग है। तो इसी तरह उस टाइम पे एटम के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था, तो ये धीरे धीरे करके ये थ्योरी सामने आई इस तरह से, ठीक है। तो यहां से इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, क्लियर है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है तो इसकी अलग से बड़ी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से डिटेल में समझ सकते हो गया। तो यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। अब देखो कंक्लूजन भी निकल गया सारा,
न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हो गई। अब यहां से क्या सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई? और एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ कि हम ऐसा सोचते हैं कि न्यूक्लियस ऐसा है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं ना हम, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कोई भी फ्रूट लेने जाते हैं तो रेडी के ऊपर वो फ्रूट जचा देते हैं ना, कुछ ऐसे करके, ये जैसे सेब ही जचा दी, वो ऐसे जचा दिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई बाउंड्री हो और उसके अंदर वो रख रखे हो, वो रैंडमली ऐसे प्लेस करके रखा होता है, बिल्कुल क्लोज क्लोज। तो एक तरह से ये कभी भी ऐसे स्फीयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम कितने ही वहां पे स्फीयर रख लो, क्योंकि एटम को हमने स्फेरिकल इन शेप मानना है ना, तो कितनी भी बॉल लगा लो, क्रिकेट की बॉल, तो कितनी क्रिकेट की बॉल को कितने कॉम्पैक्ट में ऐसे एक दूसरे से चिपका के रख दो, बीच में भी स्पेस बचेगा और वो कभी भी ऐसे एक मतलब फुली स्पेस नहीं बनेगा, फुली स्फीयर नहीं बचेगा, बीच बीच में गैप रहेगा। तो सबसे पहले ऐसा होता नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, ये ऐसे रैंडमली प्लेस किए जाते हैं, ये हमेशा ये गैप रहेगा रियल में, और इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। बट कोई बात नहीं, तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दोगे, लिख दोगे, और उसके बाद यहां से एक चीज और, ये हो क्यों रहा है, मींस अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से रिपेल होके क्यों गया, ड्यू टू कोलंबियन फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो हमने वहां पे पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, जो कि हम कोलंबियन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि कोलंबियन फोर्स ऑफ रिपल्शन की अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है और गोल्ड के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से रिपेल हो जाएगा, और कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उन दोनों के बीच में कि अल्फा पे चार्ज कितना होगा 2e, और न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड के ऊपर Ze, Z की वैल्यू 79e है। ठीक है, बट हम Ze ही रखेंगे पूरी कैलकुलेशन में, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स, रिपल्सिव फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, तभी जाके ये वापस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। अगर हमें देखना है कि थीटा की कोई भी एक वैल्यू को पुट कर दो, ये तो गोल्ड का न्यूक्लियस लिया तो 79, और गोल्ड एटम लिया, अगर ये कोई गोल्ड के बजाय किसी और मटेरियल की हो तो जेड चेंज हो जाएगा। तो यहां से उस एंगल की वैल्यू रख के हम देख सकते हैं कि उस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, रब कर दो। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या चीजें निकली थी, तो सबसे फर्स्ट तो था न्यूक्लियस का साइज। अब इसके साइज में भी बहुत बड़ी झोलझाल कर रखी है कि जितना हमें लगता है कि एक्यूरेटली इन्होंने साइज निकाल दिया था, उससे तो बहुत दूर था साइज निकालना, एग्जैक्ट नहीं था, बहुत ज्यादा एरर था, बट फिर भी इन्होंने एक ट्राई किया और निकल गया। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम इलास्टिक कोलिजन मान के चलेंगे। इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, जिसमें लीनियर मोमेंटम पी लगा लो सिंपल, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और टोटल एनर्जी तो फिर कंजर्व रहती है सारे कोलिजन में। ठीक है, तो यहां से हम इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में था गोल्ड का, बाकी किसी भी चीज का ले सकते हो। यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल भागता हुआ आ रहा है,
ठीक है, जो लेड कोलिमेटर के अंदर से जब भागता हुआ अल्फा पार्टिकल आया, कोई भी चीज अगर वो भाग रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर। अब काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। दोनों में क्या होगी? रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो यहां से जाके उसकी स्पीड अब जैसे जैसे नजदीक जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब ये बिल्कुल नजदीक से पहुंचा, यहां जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि इस जगह पे रेस्ट में आ गया। जैसे वो करते हैं ना चुंबक, चुंबक दो मैग्नेट ले लो, उनके दोनों के नॉर्थ पोल देखो, वो रिपेल करेंगे। जैसे ही हम उनको ऐसे करवाएंगे ना, अगर दोनों नॉर्थ पोल है तो वो ऐसे ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही रिपल्शन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम। और हम मान के चलते कि ये जो डिस्टेंस है ये आर नॉट है, जिसको हम बोलते हैं आर नॉट को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहां से जो आर नोट की वैल्यू आएगी उससे कहीं ज्यादा कम न्यूक्लियस की रेडियस होती है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है कि मान लो कि उसकी वैल्यू होगी, जैसे हमने बोल दिया कि उसकी वैल्यू 100 है और एक्चुअल में पता चला उसकी वैल्यू तो 60 थी, जो हमने 100 मान के चली थी। ठीक है, बाकी कितना एरर वगैरह वो अलग से जो सिंगल सिंगल टॉपिक है वहां करवा रखा है, वहां से देख लेना। तो यहां से देखो जो हमारा बोर्ड में आएगा ये उतना ही है। तो सबसे पहले यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि यहाँ से हम इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं और इनको हार्ड स्फीयर मान रहे हैं। हार्ड स्फीयर मतलब ऐसा नहीं है कि कोलिजन के बाद या फिर उनकी रिपल्शन की वजह से वो कंप्रेस वगैरह हो जाए, ये हार्ड स्फीयर और इलास्टिक कोलिजन हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी k जेड ई, इसका न्यूक्लियस पे चार्ज, अल्फा पे चार्ज और डिवाइड बाई आर नॉट। पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड बाई क्या होता है? डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने बोल दी है आर नॉट। तो यहां से आर नॉट किसके इक्वल आ गया? के जेड ई 2e डिवाइड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां से वैल्यू पुट करके, एटॉमिक नंबर की वैल्यू पुट करके हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं, जिसको हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बोला है। ठीक है, एक्चुअल में साइज ऑफ न्यूक्लियस आर नोट से बहुत ज्यादा छोटा होता है, काफी छोटा होता है, बट फिर भी अब इतना छोटा एटम कोई नहीं देख सकते, न्यूक्लियस तो हमें वैसे ही नहीं दिखता है, तो वहां पे हम ऐसे ही बोलेंगे कि छोटा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हो गया। नेक्स्ट है इंपैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपैक्ट पैरामीटर। अब जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है उसको हम कैसे समझेंगे? इसी तरह से ये हो गया ये न्यूक्लियस और ये हो गई बिल्कुल सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? जो पार्टिकल बहुत दूर जा रहे थे सीधे गए, दूर जाने वाले पार्टिकल, फिर थोड़ा नजदीक आए, कोई रिपल्सन फील्ड नहीं, सीधे गए, फिर थोड़ा और नजदीक आने लगे। अब जैसे ही नजदीक आए इनमें रिपल्सन शुरू हो गई, अब ये रिपेल हो जाएंगे। तो वो पहला पार्टिकल जो अल्फा का, वो पहला पार्टिकल जो सबसे पहला पार्टिकल जो रिपल्शन फेस करता है, हमें वो लेना है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये होगी सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको हम
बी से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बी से दिखा रहे, कोई कंपलसरी तो नहीं है, बट फिर भी मान लो बी से दिखा दिया हमने, और ये बी डिस्टेंस यहां पे नहीं ले सकते क्योंकि ये यहाँ पे तो डेविएट हो चुका है, हमें वहां पे लेनी है जहां से पार्टिकल अनडेविएटेड था। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन वगैरह हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू के जेड ई कोट ऑफ थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, नोट डाउन करो। सॉरी, जेड ई स्क्वायर, सॉरी इसको करेक्ट करो, जेड ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर हम बोले बी 0 है, अगर बी 0 आ गया, बी 0 आने का मतलब ये जो पार्टिकल बी 0 का मतलब है कि हम वो पार्टिकल ले रहे हैं जो न्यूक्लियस के बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करने वाला है, मीन्स दैट अल्फा पार्टिकल which is going for head-on collision, जो बोल रहा है कि आजा हम कुश्ती करते, वो हेड ऑन कोलिजन वाला, कि एक अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल सीधा इसके साथ कोलाइड करेगा। देखो ये इनिशियल है, फिर थोड़ा और नजदीक आएंगे, बी की वैल्यू कम होगी, जीरो कब होगी? जब पार्टिकल सीधा सेंट्रल लाइन से होता हुआ जाएगा, तब यहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे कि हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। तो उस टाइम पे थीटा कितना आएगा? अब यहाँ पे अगर बी 0 है तो सारी टर्म 0 हो गई, तो यहां से हम बोलेंगे कोट ऑफ थीटा बाई 2 भी 0 होगा, और यहां से हम देख लेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। थीटा की वैल्यू यहां से हो गई, थीटा बाई 2 हो गया 90 और थीटा बाई सिंपल थीटा हो गया 180 डिग्री। ठीक है, कर लोगे तो ऐसे किसी भी डी की कोई भी वैल्यू दे दे और तुमसे थीटा पूछ सकते हैं, या फिर थीटा की कोई भी वैल्यू देके तुमसे बी की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, पूछ कैसे सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। हो गया? ठीक है, अब देखो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब जो ये एक्सपेरिमेंट था इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट था जे थॉमसन, उनके मॉडल में भी लिमिटेशन थी, तो इनके मॉडल में भी होगी। उनके मॉडल की लिमिटेशन समझ में आई अब यहाँ से, कि ये जो 180 पे या ग्रेटर देन 90 डिग्री पे एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा था, या फिर जो मोस्टली सीधा कैसे गए, क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव है। अगर जे थॉमसन का वो जो वाटरमेलन मॉडल सही होता, फिर तो सारे पार्टिकल बाउंस बैक करने चाहिए थे, वो मोस्टली पार्टिकल सीधा कैसे गए? तो ये अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्लियर? दूसरी लिमिटेशन आगे टॉपिक आएगा फिर समझ आएगी। तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है देखो, ये इसकी लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन में इन्होंने बोल रखा है, सबसे पहले तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने यूज किया था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को यूज किया था इन्होंने। ठीक है, कौन सी थ्योरी को? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को यूज करके सारी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी, और इसी वजह से इसमें लिमिटेशन आई थी। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। और लोरेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां से एनर्जी रिलीज होगी तो अगला ऑर्बिट इससे छोटा होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, अगला ऑर्बिट फिर इससे छोटा होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, अगला ऑर्बिट इससे भी छोटा होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, और फिर ऐसे करते करते ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। ठीक है, ये लोरेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है कि एक्सेलरेटिंग पार्टिकल हमेशा एनर्जी रिलीज करता है।
तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अगर सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरने लग गए तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर एटम अनस्टेबल है दैट मीन्स जो पूरा का पूरा एटम कोलैप्स हो गया, पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, सारा का सारा अनस्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टेबल है। तो यहाँ पे इस वजह से ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन इन्होंने इनके इसके अकॉर्डिंग तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ से रेडिएशंस निकल रही है, तो ऑलमोस्ट हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, हर एक वैल्यू की एनर्जी निकलेगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H nu। तो इसका मतलब हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और जब हम इस एनर्जी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है समझे? क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्बिट छोटा कैसे होगा कि अगर पहला ऑर्बिट 10 जूल का था तो उसमें से 1 जूल की लाइट निकल गई तो 9 जूल का आना चाहिए ना। तो इस तरह से एक तरह से हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, बट हमने जब देखा एक्सपेरिमेंटली तो हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिला, ना कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कैसा स्पेक्ट्रा मिला? लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको हम लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पिफन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी 2 लिमिटेशन है। क्लियर? जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे ये कंप्लीट होगा विद इट्स लिमिटेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नील बोहर मॉडल, और ये मॉडल दिया था नील बोहर ने 1913 के अंदर। अब जो नील बोहर सर है, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इन्होंने अर्ली क्वांटम आइडियाज को यूज किया, अर्ली क्वांटम आइडियाज, अर्ली क्वांटम आइडियाज को यूज किया। पहले जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कौन से आइडियाज को यूज किया था? उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के और लोरेंट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को यूज करके अपना मॉडल दिया था। तो इन्होंने कहा कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है तो वहां पे हम क्लासिकल थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस टाइम तक जितनी भी क्वांटम थ्योरी अवेलेबल थी, क्वांटम मैकेनिक्स जितनी भी यूज में थी, तो वहां से उन्होंने कुछ आइडियाज उठाए और एटम पे अप्लाई कर दिए। वैसे भी एटम इतना स्मॉल पार्टिकल है तो ऑब्वियसली वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहां से देखो इन्होंने कुछ लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया, बट इनके मॉडल में भी बहुत सारी कमियां थी जिनको आने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट ने इंप्रूव करके दिया, जो आगे फर्दर ग्रेजुएशन के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका पॉइंट था कि जो एटम होता है वहां पे एक सेंट्रल न्यूक्लियस होगा जिसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सर्कल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वहां पे उनको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो एम वी स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। ठीक है, जो कि मैं यहां पे लिख देती हूँ, ये जरूरत पड़ेगी हमें। एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पोस्टुलेट यही था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करे अराउंड द न्यूक्लियस, और सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो देगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट देखो। सेकंड पोस्टुलेट किसके बारे में? अबाउट द स्टेबल ऑर्बिट्स। किसके बारे में है? स्टेबल ऑर्बिट। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्टेबल डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। ये जो वर्ड है ना, स्टेबल, डिस्क्रीट और साथ में नॉन रेडिएटिंग, नॉन रेडिएटिंग। स्टेबल है, डिस्क्रीट अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि रिवॉल्व होता हुआ गिर रहा है, ऐसे अलग अलग ऑर्बिट है।
नॉन रेडिएटिंग है, एनर्जी को इस तरह से रिलीज नहीं कर रहे। अगर एक ऑर्बिट ये है तो ये इसकी एनर्जी फिक्स है, अगर ये ऑर्बिट है तो इसकी एनर्जी फिक्स है, एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इसलिए हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। ठीक है, स्टेबल डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही हैं और उन ऑर्बिट्स का जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा एम वी आर, किसके इक्वल होगा एन एच कट, जिसको हम एन एच डिवाइड बाई 2 पाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन द स्टेबल डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो इसका सेकेंड और कॉन्सेप्ट है, पोस्टुलेट है, NH डिवाइड बाई 2 पाई। फर्स्ट पोस्टुलेट में बता कि इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है, घूम क्यों रहा, उसको फोर्स कौन दे रहा है। सेकंड ऑर्बिट में बताया, सेकंड पोस्टुलेट में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट के बारे में बताया कि उसका मोमेंटम कितना होगा। पहला फोर्स के बारे में, दूसरा मोमेंटम के बारे में, तीसरा एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट देखो। थर्ड पोस्टुलेट में इन्होंने रदरफोर्ड के उस लिमिटेशन को दूर करते हुए कहा कि जिस तरह रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता एनर्जी को रिलीज करके न्यूक्लियस में गिर रहा था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, मतलब नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है या स्टेबल ऑर्बिट है, सारे नाम इसी के हैं। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी टाइम पे एनर्जी को रिलीज करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। जैसे न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1, सेकंड की एनर्जी E2, थर्ड की एनर्जी E3। अगर फर्स्ट से सेकंड में जाना है, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाना है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दो तब जाके ये जंप करेगा, मतलब इसको एनर्जी दो तब जाके ये जंप करेगा, इसको एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर हायर ऑर्बिट से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले अंदर वाले ऑर्बिट्स के अंदर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। और ये डिफरेंस कितना होगा, मान लो फॉर एग्जांपल वैसे समझाने के लिए बोलो, ये 1 जूल है और ये 3 जूल है, तो इसको 2 जूल एनर्जी दो, बाहर से इसको 2 जूल एनर्जी दो, जब इसकी 3 जूल हो जाएगी तो यहाँ पे ये जंप कर गया। ठीक है, तो एनर्जी कितनी होगी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू E। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू E। ये एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर हमें देनी पड़ेगी, डिपेंड कि वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है। क्लियर? बोहर के तीनों पोस्टुलेट हो गए, इन दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, अब नील बोहर मॉडल से हमने निकाला था रेडियस, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए सबसे पहले सेकंड पोस्टुलेट लेते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो रेडियस का उल्टा वेलोसिटी, उल्टा मतलब ऐसे नहीं, मतलब दो ही टर्म मेन है, रेडियस और वेलोसिटी। रेडियस निकालनी है ना, तो सेकंड पोस्टुलेट से वेलोसिटी निकाल लो, NH डिवाइड बाई 2 पाई एम आर, और फर्स्ट पोस्टुलेट में पुट कर दो, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, इसके अंदर सेकंड पोस्टुलेट से जो v की वैल्यू निकाल ली है पुट करो। पहले तो r से r गया, ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये सिर्फ r बच गया। ठीक है, m v स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई r। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, r से r गया। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब रेडियस के टॉपिक में रेडियस की चाहिए, रेडियस को उस तरफ ले जाओ, r एक m से एक m कैंसिल, r की वैल्यू किसके इक्वल आई, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m, और के जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया और r चला गया ऊपर, तो ये आ गई रेडियस।
रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, एन स्क्वायर मींस अगर फर्स्ट ऑर्बिट की देखें तो 1, अगर हम सेकंड ऑर्बिट की देखें तो 4, अगर हम थर्ड ऑर्बिट की देखें तो n 9। तो यहां से जो रेडियाई का रेशियो है वो 1:4:9:16 है। तो इस तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस ये होगा, इक्वली स्पेस्ड नहीं है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट इक्वली स्पेस्ड नहीं है कि जितना डिफरेंस इसमें उतना ही डिफरेंस इसमें होगा और उतना ही डिफरेंस इसमें होगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंस है वो अनइवन होगा, कहीं पे डिफरेंस कम होगा, कहीं पे डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ये इनकी रेडियाई का रेशियो, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है आईआईटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नील बोहर मॉडल के अंदर जो रेडियस है स्टेबल ऑर्बिट की वो नंबर ऑफ ऑर्बिट पे या क्वांटम नंबर पे किस तरह से डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे किस तरह से डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। और यहां से ये आर की वैल्यू अगर याद रख सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इजी सा, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हो गया, रेडियस निकल गई। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन एटम की, तो इसके अंदर जेड हो गया 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए m इज इक्वल टू 1, तो रेडियस आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब सेकंड पोस्टुलेट, सॉरी सेकंड देखो, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी मतलब कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, हमें वो स्पीड बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालनी है ना, स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का उल्टा क्या होगा, रेडियस। दोनों के अंदर से रेडियस निकाल के कंपेयर कर दो, बिल्कुल इजी है। देखो, फर्स्ट है एम वी स्क्र बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्र बाई आर स्क्र। आर से आर कैंसिल, तो यहां से आर किसके इक्वल आ गया, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्र डिवाइड बाई एम वी स्क्र। सेकेंड पोस्टुलेट से एम वी आर इज इक्वल टू एम एच डिवाइड बाई 2 पाई, यहां से आर किसके इक्वल आया, आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम वी। देखो, दोनों के अंदर से कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ आर निकाला और दोनों को कर दो कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। क्या बना, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर और यहां से एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम वी। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, एम से एम, वी से वी। ठीक है, हमें चाहिए v, तो यहां से आ गया के जेड ई स्क्वायर और 2 पाई, यहां से ऊपर गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर और ये एन एच आ गया नीचे, तो यहां से ये आ गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी का याद ना भी रखो चल जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेडियस का याद रखना है। तो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट डेरिवेशन से तो हो ही गया, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। देखो, रेडियस में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। वेलोसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। जब हम इसके अंदर वही हाइड्रोजन के केस में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी स्पीड से घूम रहा है, हाइड्रोजन के केस में z1 n इज इक्वल टू 1, जब हम v निकालेंगे तो आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से एक सेकंड में 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको खोल लें तो 5 और इसको खोलें तो 2200 किलोमीटर
सिर्फ एक सेकेंड में 2200 किलोमीटर की स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इतनी हाई स्पीड से। और ये जो स्पीड है सी के कंपैरिजन में देखेंगे तो कितनी है, ये स्पीड हो जाएगी, अगर सी की स्पीड जो कि 3 इंटू 10⁸ है उसको मैं 137 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो इसको हम ये जो ऐसे बोल सकते हैं 137, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर और खोलोगे तो इसको बोल दो V इज इक्वल टू सी एल्फा, वेयर एल्फा इज इक्वल टू 1/37, सी स्पीड ऑफ लाइट और 37 तो इतना ही आएगा। अल्फा को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा क्या होगा हमारे पास, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के बारे में बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ये इसके बारे में मतलब इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। हो गया, वेलोसिटी निकल गई, यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गए, फॉर्मूला भी हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ये तो देख लिया कि वो इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि वो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देता है, क्योंकि अगर एक सेकंड में 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है और एटम तो इतना छोटा सा है, ठीक है, तो उसके अराउंड में जो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो साइकिल कितने कंप्लीट कर देगा, राउंड कितने लगा देगा वो एक सेकंड के अंदर। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। यहां से हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई न्यू, यहां से v डिवाइड बाई 2 पाई आर न्यू, ठीक है। सिंपल है, लीनियर वेलोसिटी से शुरू करो, ओमेगा की फॉर्म में। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, पुट करो फ्रीक्वेंसी। अब यहां से देखो v एज इट इज 2 पाई आर, ठीक है, v की वैल्यू पुट करो यहां पे, टू पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच। v की वैल्यू पुट करो 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच, जेड भी रख सकते हो, और डिवाइड में 2 पाई आर एज इट इज, और ये आ गया न्यू। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना बचा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच आर न्यू। देखो अगर डेरिवेशन आ गया तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा होगा v की वैल्यू कितनी है, वरना तो r और v की वैल्यू याद रख सकते हो, बट r की थोड़ी ज्यादा जरूरी है इसलिए मैंने इधर लिख दी थी। हो गया। अब यहां से देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, नहीं लिख सकते z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी z के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट साथ में n और r के भी है। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि इसमें r आ गई इसलिए मैं z और n के डायरेक्ट नहीं बोल सकती हूँ कि डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है। यहां से z है और n है, r की देखो r क्या है, n स्क्वायर डिवाइड बाई z, तो आ गया z स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब, z स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब। और अगर मैं टाइम पीरियड देखूं इधर से, फ्रीक्वेंसी तो क्या हो गया, z स्क्वायर के डायरेक्टली और n की क्यूब के यूनिवर्सली, और टाइम पीरियड देखेंगे तो n क्यूब डिवाइड बाई z स्क्वायर आ गया। क्लियर। जब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 657 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड के अंदर इतनी साइकिल, अगर 6 को छोड़ भी दें तो 10⁻15 साइकिल कंप्लीट कर लेता है।
ये था हमारा बोहर नील बोहर मॉडल के तीनों पोस्टुलेट हमने पढ़े और रेडियस, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी एनर्जी देखते हैं कि नील बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो एनर्जी इसकी जरूरत पड़ेगी कहां पे पड़ेगी, एनर्जी के अंदर पड़ेगी। इसको रब कर दो। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल जब रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी। अब वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी कुछ पोजीशन भी होगी, दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है उसके पास दो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वो हमें निकालनी है यहाँ पे। सबसे पहले हम उसकी देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इधर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। यूजिंग बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, वो क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। सिंपल। ठीक है, इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज किसका, जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। अब ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो चार्ज तो हो गया इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, पोटेंशियल हो गया इस न्यूक्लियस का, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो जहां पे रिवॉल्व कर रहा है, क्या होगा के जेड ई डिवाइड बाई आर। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सिंपल, निकल गई। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दी और काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, याद हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 2r एलसीएम के जेड ई स्क्वायर माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। देखो ध्यान से, इसमें ये है नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन मीन्स टोटल एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव एनर्जी क्या शो करती है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना वो नेगेटिव है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ये इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल एंड अपोजिट है। टोटल एनर्जी नेगेटिव और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, इनका रिलेशन भी आ जाता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन होता है इनके अंदर।
तो इतना कर लोगे, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इन द ऑर्बिट, न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड में दिखता भी नहीं है, और उसके पीछे में कितना सारा चीजें याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। हो गया, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू लिखी क्यों थी हमने, इनको तो रब कर दे ऊपर वालों को, हमें चाहिए आर की वैल्यू। ठीक है, इसको यूज करते हैं। ओ शिट 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 शिट, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही हमने रब कर दिया है, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर। ये था हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहां से ये आर की वैल्यू पुट कर दो इसमें, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आर की वैल्यू यहां से एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, जिसको याद ना हो, वैसे तो याद करोगे दी बेस्ट है, याद ना हो तो इसका मैं एक तरीका बता दूंगी एग्जाम में लिखने का, पहले इसको सोल्व कर लो। यहां से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम तो हो गया, के 2 बार है तो के स्क्वायर, जेड भी 2 बार है जेड स्क्वायर, ई की पावर 4 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूंगी इधर आ जाएगा 2। ठीक है, हो गया। यहां से तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 2m पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई की पावर 4 और डिवाइड बाई एम स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे पावर 1, इन तीनों की पावर 2 और फिर इसकी पावर हो गई 4। ये आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी, जिसको हम मान लो दिखा रहे हैं ई से। ये आर की इतनी ही वैल्यू थी बस। क्लियर है, हो गया। अब यहां से देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, पाई पुट करो, के पुट करो, जेड पुट करो, ई पुट करो। ठीक है, जेड तो फिर भी रख लो, एन स्क्वायर को भी रख लो, एच की वैल्यू पुट करो। जब इन सारों की वैल्यू पुट करेंगे तो ई आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। जब इन सभी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इतनी। हो गया। अब देखो, अगर जिसको ये आर की वैल्यू नहीं याद, सबको नहीं करना, मतलब जो नहीं याद रख सकते तो पेपर में डायरेक्ट लिख देना, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर वी गेट दिस। ठीक है, मार्क्स तो इसके भी नहीं कटेंगे, बट अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल पूरे पूरे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, तो अपनी वैल्यू पुट कर देना, सिंपल। ठीक है, हो गया। जेड की वैल्यू अगर हाइड्रोजन लेंगे तो जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये आ गई हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और ये है नेगेटिव। ठीक है, यहां से अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्बिट की, कि न्यूक्लियस के अबाउट में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे n1 है, तो एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट, तो यहां से -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड में हमारी n की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, इस तरह E3 E4 वगैरह निकाल सकते हो। जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा होती है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी इन द नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर हाईएस्ट एनर्जी होगी। हो गया, हमने एनर्जी पढ़ ली। अभी हमें स्पेक्ट्रा पढ़ना है, जो नील बोहर मॉडल ने दिया था ना, वो हाई लाइमन बाल्मर पाशियन ब्रैकेट पिफंड, ये पेपर में आएगा और इसका न्यूमेरिकल तो 100% आएगा, लिख रहे हो ये चीज। ठीक है, 100% न्यूमेरिकल आता है
लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज के ऊपर। तो हम स्पेक्ट्रा देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखेंगे ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें एटम के अंदर मिलती है उनका ओरिजिन कहां से है। देखो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, मीन्स आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाता है, तो रेडिएशंस रिलीज होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहां से क्या होगी, लाइट है जो मीन्स रेडिएशंस है वो बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, आउटर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, इनर की कम होती है, इसीलिए वो रेडिएशंस निकालता है। मीन्स जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, E2 की एनर्जी ज्यादा है, E1 की एनर्जी कम है, तो E1 के अंदर शिफ्ट होने के लिए इसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बाहर निकाल देगा। तो E किसके इक्वल हो गया, E2 माइनस E1। अब फॉर्मूले में पुट कर दो E2 की वैल्यू, यहाँ पे ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी देखा था किसके इक्वल होगा, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाई सेकेंड है, तो n2 का स्क्वायर और h स्क्वायर माइनस, अब माइनस पहले से ये तो प्लस, तो फिर से 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर h स्क्वायर। यहां से जो चीज कॉमन निकल रही है कॉमन निकालो सबसे पहले, तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 n नहीं निकलेगा h स्क्वायर, ठीक है। n1 को पहले लिख दो, पॉजिटिव टर्म है, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया h c बाई लैम्डा, E इज इक्वल टू h न्यू जो होता है h c बाई लैम्डा। अब यहां से जब हम इसको सोल्व कर चुके, इस वाली टर्म को सोल्व किया था तो आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ये वाला पार्ट हम सोल्व कर भी चुके हैं, तो करना चाहो तो कर दो, वरना तो डायरेक्ट लिखो 1 बाई लैम्डा और इसको 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 h c को नीचे लेके आओगे तो h क्यूब c और 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास बन गया वेव नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर 1 बाई लैम्डा को क्या बोलेंगे, वेव नंबर। और यहां पे ये जो टर्म बच गई इसको बोल दो r, z स्क्वायर एज इट इज और 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। नोट डाउन करो इतना, ठीक है। तो यहां से देखो जो ये R है ये क्या है हमारे पास, राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट, ये जो पूरा का पूरा है z स्क्वायर को छोड़ के, ठीक है, z स्क्वायर को छोड़ के जो सारी कांस्टेंट टर्म है इसको हम बोलेंगे राइडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 1.09 10 रेज़ टू द पावर 7 पर मीटर, ठीक है। सिंपल। वेव नंबर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन यूनिट वेवलेंथ, यूनिट लेंथ बोल दो, यूनिट वेवलेंथ बोल दो, उसके अंदर कितनी वेव्स कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो हो गया हमारे पास वेव नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं ये स्पेक्ट्रल लाइंस की एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और उसकी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा दो तरह का होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मींस एक एटम के अंदर किस तरह से स्पेक्ट्रा बनते हैं, कितनी कैसे कैसे ब्राइट लाइंस दिखती है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या, यहाँ पे दो तरह के स्पेक्ट्रा होंगे, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया, मीन्स कोई भी एक जार लिया, उस जार के अंदर हमने क्या डाल दी, गैस डाल दी, लो प्रेशर के ऊपर हमने यहाँ पे गैस को फिल कर दिया और इसका ढक्कन हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ओके। यहाँ पे ये हो गई गैस, ध्यान से समझने, इजी टॉपिक है बिल्कुल, ये हो गई गैस। तो ये जो गैस है, जब हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा लेंगे तो ये स्पेक्ट्रा होता है हमारा हॉट गैस के अंदर,
ठीक है। और इसके अंदर जब हम साथ में डायग्राम बना रही हूं, बस यहाँ पे जो हमने कंटेनर लिया और इसके अंदर भी हमने वही गैस को फिल कर दिया और यहां से भी इसका ढक्कन लगा के अपना क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये गैस होती है ये कोल्ड गैस होती है, ये इसीलिए बना ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर सको कि जब हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा देखते हैं तो उसके लिए हमारी गैस जो है गर्म होती है, हॉट होती है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हमारी गैस क्या होगी, कोल्ड होगी। तो अब देखो यहां से जब हमने एमिशन स्पेक्ट्रा लेना तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा दो, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओ। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, देखो ध्यान से समझना, अब करंट जाएगा ना, करंट से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जब गैस के अंदर से करंट पास होगा हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट को लेके जो गैस के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब एक्साइटेड में कितना टाइम रहता है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड, तो वापिस से नीचे आएंगे और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इनको क्या मिल गई, हीट मिल गई, तो ये क्या करेंगे, इस हीट को लेके एक्साइटेड में गए। ठीक है, अब एक्साइटेड में गए, अब थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड के बाद ये वापिस से आया 10⁻⁹ सेकंड, एक सेकंड का भी कितना पार्ट, इतना पार्ट। ठीक है, इसके अंदर ये वापिस आया। अब एक्साइटेड की एनर्जी ज्यादा होती है ग्राउंड के कंपैरिजन में। अब जैसे ये वापिस ग्राउंड पे आएगा यहां से क्या होगी, लाइट बाहर निकलेगी। तो यहां से जब ये करंट इसके अंदर से होता हुआ बाहर निकलेगा तो इधर क्या निकली, यहां से लाइट निकली। एक तरह से करंट नहीं निकल रहा है। अभी हम इसमें ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट गैस के अंदर से पास करवाया है तो गैस के अंदर से फिर कुछ लाइट हमें देखनी है कि वहां से लाइट तो निकल रही। अब जो लाइट दिख रही है तो मतलब वो विजिबल लाइट है, हमें नहीं पता उसमें कौन सी वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और कौन सी वेवलेंथ एमिट हुई है। तो इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। जैसे ही हमने प्रिज्म देखा, वैसे तो अगर सिंपल व्हाइट लाइट होती है तो प्रिज्म के अंदर हमारे पास कितने कलर्स मिलेंगे, 7 कलर्स विद ग्योर मिलेगा। बट जब हमने इसमें देखा तो यहां से देखो, अगर पूरी लाइट होती तो सारे कलर्स होते, बट इसमें हमने देखा कि कुछ कलर्स तो यहाँ पे एमिट हो रहे हैं, जैसे मे बी ये कलर यहाँ पे एमिट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को गैस के अंदर से पास करवाया जाता है ये कलर हमें मिल रही है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। ये कैसे मिलेगा हमें, क्योंकि करंट है, देखो करंट है तो जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, ब्लैक बैकग्राउंड होगा, बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड पे जो कलर्स हमें मिले तो इनकी वेवलेंथ को हम ब्राइट लाइन से शो कर देंगे। ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ब्राइट लाइंस होगी और उनकी हेल्प से हम इसको लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को शो कर देंगे। हो गया। अब इसका डायग्राम यहाँ पे ये थोड़ा सा गूगल से देख के लगाया तो यहां से देख लेना। ओके, अब देखो इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोल्ड गैस के अंदर से व्हाइट लाइट पास करवाएंगे, व्हाइट लाइट पास करवाएंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइट पास करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में जाएंगे और फिर ग्राउंड के अंदर आएंगे और फिर से यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी। बट जब हमने इस लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करवाया तो फिर से देखा कि यहाँ पे कुछ, जैसे हमने भी यहाँ पे जो सारी की सारी व्हाइट लाइट दी थी उसमें 7 कलर्स थे, बट यहाँ पे हमने देखा कि कुछ कलर्स मिसिंग थे, सारे कलर्स हमें नहीं मिले जब हमने प्रिज्म के अंदर से देखा। तो यहाँ पे व्हाइट लाइट है ना, तो मतलब जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा, ब्राइट बैकग्राउंड, और उसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब होगी जो यहाँ पे मिली थी ना वही एब्जॉर्ब हुई मिलेगी। यहां से इंडिगो गायब मिलेगा, ग्रीन गायब मिलेगा और ऑरेंज। जैसे डायग्राम दिख रहा है पूरा का पूरा ब्राइट बैकग्राउंड और बीच में कुछ ब्लैक लाइंस, ब्लैक लाइंस मींस वहां से जो वेवलेंथ की वो लाइट थी उसको गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया।
ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर? अब जब हम इन दोनों स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे तो यहां से हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज बनी है, उस स्पेक्ट्रल सीरीज का हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स है ये 5, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन। और सबसे पहले 1885 के अंदर जो सबसे पहले जो सीरीज डिस्कवर हुई थी वो थी बाल्मर सीरीज, क्योंकि ये जो बाल्मर साइंटिस्ट है इन्होंने ये जो सीरीज ऑब्जर्व की वो थी विजिबल रेंज के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस वर्ड को याद कर लो, UVIII। फर्स्ट है यू, फिर सेकंड है V, थर्ड है I, फोर्थ भी I, फिफ्थ भी I फॉर इंफ्रारेड रेज, V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो फर्स्ट लाइमन सीरीज हमें मिलती है अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर सीरीज मिलती है विजिबल रेज में, और बाकी तीनों इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड लाइट के अंदर हमें दिखाई देती है, ऑब्जर्व करते हैं हम। तो ये देखो, इन तीनों लाइट में से, यूवी में से, विजिबल में और IR रेडिएशंस में से हम कौन सी लाइट को बेयर आइज से देख सकते हैं, वो है विजिबल लाइट। इसलिए बाल्मर ने 1885 के अंदर सबसे पहले बाल्मर सीरीज दे दी थी। ठीक है, अब ये सीरीज सबसे पहले देखते हैं कि मिलती कैसे है। और लाइमन सीरीज मिली थी 1906 के अंदर, मींस बाल्मर के बाद। फिर इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है वो देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा, अब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर ऑर्बिट के अंदर से E2 E1, अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर, मींस आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, या फिर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में गया, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में गया, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में गया, सिक्स्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में गया, या फिर सेवंथ ऑर्बिट से फर्स्ट में गया। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट से, चाहे वो सेकंड होगी, थर्ड होगी, एन की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी है, जहां से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जाके रुक गया तो वहां से जो रेडिएशंस निकलेगी उनकी जितनी भी वेवलेंथ बनी, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, N1 की वैल्यू हो गई 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। N2 की वैल्यू हो गई 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे जो वेवलेंथ बनती जाएगी उनको एक ग्रुप बना दो उनका, और उस ग्रुप का नाम होगा लाइमन सीरीज। सिंपल है। ठीक है, N1 की वैल्यू को 1 पुट करो, N2 की वैल्यू को 2, 3, 4, 5, 6 पुट करते चलो, जो जो वेवलेंथ निकलती जाएगी उनको एक ग्रुप में रख दो, लाइमन सीरीज। ठीक है, जब हमें चाहिए मिनिमम वेवलेंथ, देखो अगर हमें मिले, यहां से न्यूमेरिकल आता है, एटम के अंदर 98% चांस है कि इसी टॉपिक पे यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू पुट कर दो N1 + 1, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू पुट करो इंफिनिटी। सॉरी, ये उल्टा कर दिया, N2 की वैल्यू स्मॉलेस्ट के लिए इंफिनिटी और लॉन्गेस्ट के लिए N1 + 1। ठीक है, ये हो गया, स्मॉलेस्ट के लिए इंफिनिटी मतलब उल्टा है, और लॉन्गेस्ट के लिए इसकी वैल्यू N1 + 1 ये पुट करनी है, कर दोगे। तो यहां से अपना न्यूमेरिकल निकल जाएगा। अब ये तो थी हमारे पास लाइमन सीरीज। अगर हमें चाहिए बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज के अंदर N1 कितना होगा 2, तो N2 कितना होगा 3, 4, 5, 6 सो ऑन। मींस अगर हमारे पास सिंपल कहां से आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गया, फर्स्ट में जाने की बजाय सेकंड में रह गया, फोर्थ n = 4 से इलेक्ट्रॉन जंप करके n = 2 में गया,
5 वाले ऑर्बिट से 2 में गया, 6 वाले ऑर्बिट से 2 में गया, 7 वाले ऑर्बिट से 2 में गया और 8 वाले ऑर्बिट से भी 2 में गया। तो यहां से जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 2 इस सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जाके रुक जाएंगे, तो यहां से हर बार जो वेवलेंथ रिलीज होगी वहां से उन वेवलेंथ को एक ग्रुप बना दो और उस ग्रुप का नाम होगा बाल्मर सीरीज। अब यहां से एक पॉइंट याद रखने वाला, यहां से हमें मिलता है H अल्फा, H बीटा, H गामा। अगर हम N2 की वैल्यू 3 रख देंगे, N1 की वैल्यू 2 रहेगी, N2 की वैल्यू को 3 रख देंगे, तो जो वेवलेंथ निकलेगी उसको हम बोल देंगे H अल्फा, जो 6 पॉइंट समथिंग आती है, ठीक है, नैनोमीटर में। N2 की वैल्यू को 4 पुट कर दो तो वहां पे जो वेवलेंथ बने उसको H बीटा, और N2 की वैल्यू को 5 पुट कर दोगे तो बनेगी H गामा, ठीक है। अब पास्चन सीरीज में क्या होगा, N1 की वैल्यू होगी 3, N2 की वैल्यू होगी 4, 5, 6, 7 सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे N1 की वैल्यू होगी 4 और यहाँ पे N1 की वैल्यू होगी 5। समझ गए? जैसे पीफंड सीरीज है, पीफंड सीरीज में फिफ्थ ऑर्बिट ये है, तो 6 से फिफ्थ ये है ना, 6 से इलेक्ट्रॉन गया फिफ्थ में, 7 से फिफ्थ में, 8 से भी फिफ्थ में, और यहां से जो रेडिएशंस निकलेगी उनका ग्रुप बना दो, वो आ जाएगा पीफंड सीरीज के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास ये थी सारी की सारी पांचों स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमारे 12th के सिलेबस में 5 ही आती है, वरना इसके बाद भी है। ठीक है, हो गया सिंपल। N1 की वैल्यू इसके लिए 1, इसके लिए N1 की वैल्यू 2, इसके लिए N1 की वैल्यू 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 5, सिंपल। और N2 की वैल्यू उससे एक बढ़ा के पुट करना शुरू कर दो, कितनी भी रख सकते हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 को इंफिनिटी पुट कर दो और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 को N1 प्लस 1 पुट कर दो। तो ये था हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट। अब बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो हमारे पास था mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। अब ये किसने दिया है, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली जो हमने ड्यूअल नेचर के अंदर पढ़ा था ना, डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसको हम बोलेंगे मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव, और उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लीनियर मोमेंटम, और जिसकी वैल्यू एम वी होगी। तो एक तरह से इसका यूज करके हमें ये पोस्टुलेट डिराइव करना है, ठीक है। इसका यूज नहीं करना, हमें यूज इस इक्वेशन का करना और ये वाला पोस्टुलेट डिराइव करके दिखाओ। तो एक तरह से जब नील बोहर ने अपना ये पोस्टुलेट दिया था ना, उस टाइम तक ये नहीं पता था कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। उस टाइम पे तो सिंपल था कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, मूव कर रहा है, पार्टिकल ही है। बट जैसे ही डी ब्रोगली सर ने 1925 के अंदर अपना हाइपोथेसिस दी, वहां से पता चला कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। तो वहां से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि इलेक्ट्रॉन तो एटम में मूव कर रहे हैं ना ऑर्बिट में, तो इसका मतलब क्या वो भी वेव की तरह बिहेव करेंगे? अगर वो वेव की तरह बिहेव करेंगे फिर तो सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी एटम को समझने के लिए, कि एटम दिखता नहीं है, उसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन और भी छोटा है और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक वेव की तरह काम कर रहा है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, बट फिर भी बाद में जाके इतने ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये चीज डिस्कवर कर दी और हमसे पढ़ने में भी बहुत मुश्किल लग रही है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो डी ब्रोगली है उन्होंने, समझ गए ना, यहां से शुरू करना है। अभी हम यहां से शुरू कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो डी ब्रोगली सर है, उन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। एक्चुअल में ऑर्बिट कोई ऐसी लाइन नहीं है, ऐसा कोई स्पेस नहीं है, मतलब ऐसा ऑर्बिट का मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे ये हो गया ब्रेसलेट हो गया, तो ये कुछ इस तरह का ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहा है, वो जैसे मार्कर ऐसे घूम गया। अब ऐसा कोई बाउंड्री बनी हुई थोड़े ना है, ये तो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये ऐसे ही घूमेगा, जबकि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है,
जब हम छोटी क्लासेस में थे ना 9th-10th के अंदर, तब हमें ऐसे ही लगता था कि ऐसे कोई बाउंड्री बनी हुई जिस पर से इलेक्ट्रॉन उस बाउंड्री पर से जाएगा आराम से घूमता हुआ, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। एमएससी में जाके पता चला कि ये डायग्राम भी गलत है। ऑर्बिट तो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ये जो डायग्राम हमने बुक्स पे ही देखा था, कभी किसी टीचर ने बताया ही नहीं +2 बीएससी तक भी कि ऐसा एटम नहीं होता है, ऐसा एटम नहीं होता है, एटम ऐसा होता है। ठीक है, बट चलो देखो, तो डी ब्रोगी सर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मूविंग पार्टिकल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, दैट मीन्स वो एक वेव की तरह काम करेगा। वेव की तरह काम करेगा तो इस तरह से वेव्स बनेगी यहां पे। ठीक है, ये थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। बट यहां पे उन्होंने कहा कि ये जो वेव बनेगी ना, ये कुछ इस तरह से बनेगी कि ये कंप्लीटली पूरी सर्कमफ्रेंस को ओवरकम कर लो, जहां से शुरू हुई थी वहीं पे ऐसे फिनिश हो जाए। जैसे ये क्रस्ट तो ये ट्रफ, ये क्रस्ट ये ट्रफ, ये क्रस्ट ये ट्रफ, ये क्रस्ट ये ट्रफ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहां से ऐसे शुरू हो और ऐसे ही खत्म हो जाए। अगर ये ऐसे खत्म हो गई तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा जो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और फिर से वही थ्योरी आ गई कि एटम अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतना स्मार्ट है कि इस तरीके से एडजस्ट कर रहा है अपनी वेवलेंथ को कि इसकी ट्रफ के बाद जहां से शुरू हुआ था क्रस्ट से, तो खत्म होगा ये ट्रफ के ऊपर। ठीक है, ये इतनी स्मार्टली अपनी वेवलेंथ को एडजस्ट करके ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और हम बोलते हैं ना कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, तो बीच में क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नहीं रिवॉल्व करना, उसकी एनर्जी है ही नहीं। बीच में जिसकी वेवलेंथ होगी, अगर वो इधर से घूम रहा है तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वो कुछ ऐसी होगी कि क्रस्ट और क्रस्ट बन गई, यहाँ से ट्रफ कैंसल आउट और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे इस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक मैंने करवा दिया है, इजी वे में बता दिया, पर फिर भी नहीं समझ आ तो बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी करवा रखे है ये टॉपिक। तो यहां से देखो, अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट है, ये किसके इक्वल होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक ही लगा लो, ये एक वेवलेंथ हो गई ना। वेवलेंथ क्या होती है? ये वाली चीज, यहां से यहां तक वेवलेंथ। ऐसे ही वैसे तो बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल मान के चलते हैं, यहां से यहां तक की ये लाइन जो है ये वेवलेंथ है लैम्डा। एक वेवलेंथ, फिर ये दूसरी वेव है, ये दो वेवलेंथ, फिर ये तीसरी वेवलेंथ, फिर ये चार वेवलेंथ। अब ये तो मैंने समझाने के लिए 4 बनाई है, उसमें तो पता नहीं कितनी बन रही है, तो इसलिए हमने रख दिया n लैम्डा। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2 पाई। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r। सरकमफ्रेंस वैसे किसके इक्वल होती है? 2 पाई r। r की जगह n भी लगा लो, क्यों? क्योंकि अलग अलग सरकमफ्रेंस बनेंगे ना, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, इसलिए n h डिवाइड बाई 2 पाई। सॉरी, गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। लैम्डा किसके इक्वल आएगा? h डिवाइड बाई m v। डी ब्रोगी के अकॉर्डिंग लैम्डा किसके इक्वल है? h डिवाइड बाई एम वी, और हमारी सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई एम वी। आर एन क्यों लिया है? क्योंकि रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर हमने सेकंड ऑर्बिट ले लिया तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, इसलिए हमने आर एन ले लिया। एम वी को इस तरफ ले आओ, एम वी आर एन इज इक्वल टू एम एच डिवाइड बाई 2 पाई, जो कि हमारा है विच इज बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट।
विच इज बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, बहुत टफ लगता था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट टफ लगता है, बिल्कुल इजी सा, बस समझना यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत स्मार्ट है और वो अपनी वेवलेंथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है कंस्ट्रक्टिव वे में, जो कि किसके इक्वल होगी, पूरी सरकमफ्रेंस पे एन लैम्डा के इक्वल। तो यहां से इस तरीके से हमने डी ब्रोगी सर के कॉन्सेप्ट को यूज करके बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को डिराइव कर दिया। हो गया। और यहाँ इसके साथ ही हमारा नील बोहर मॉडल होता है खत्म, बट इसकी लिमिटेशन देखो, यहां से पढ़ लेना कि ये जो नील बोहर मॉडल है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही बताया गया, किसी और एटम के लिए नहीं बताया गया। दूसरा, इन्होंने जो ये ऑर्बिट के बारे में बताया, सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बताया गया, इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑर्बिट ऑर्बिट हो सकते हैं ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो पॉसिबल है, तो फिर सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों ले, और एक्चुअल में होते भी थोड़े इलिप्टिकल ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट होते भी नहीं है। +2 तक हम बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट, बीएससी में या ग्रेजुएशन में जाते ही हो जाएंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये इसी के लिए क्यों एप्लीकेबल है बोहर मॉडल। उसके बाद जो फाइन स्ट्रक्चर लाइंस हमें मिली एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा बाल्मर सीरीज के अंदर, उनकी एक्सप्लेनेशन भी नील बोहर के पास नहीं थी। उसके बाद उन लाइंस की इंटेंसिटी कम होती जाती है, वो कम क्यों होती है, इनका आंसर भी इनके पास नहीं था। तो इस तरह से ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से और अच्छे से इस यूनिट को तैयार कर लेना। ओके।